मेरा नाम राधेश्याम वर्मा है और मैं 65 साल का हूं। अगर आप इस कहानी को अब देखना शुरू कर रहे हैं तो एक गहरी सांस लें, क्योंकि जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वह ऐसा है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने घर में अपने ही छत के नीचे हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बचाने की कोशिश की। ये एक कहानी है विश्वास, धोखे और उस प्रकार की बुराई की जो सुबह के नाश्ते की मेज पर मुस्कान के पीछे छिपी होती है। ये मेरी माँ के बारे में है, उस महिला के बारे में जिसने मुझे पाला, और उस पत्नी के बारे में जिसे मैंने 40 साल की शादी के बाद समझा था। मैं दिल्ली का एक सेवानिवृत्त उच्च विद्यालय का शिक्षक हूं। मैंने 38 साल तक किशोरों को इतिहास पढ़ाया, जो ज्यादातर वहां नहीं होना चाहते थे, लेकिन मुझे इसका हर पल पसंद आया। मेरी पत्नी ममता और मैंने नोएडा में अपने छोटे से ईंट के घर में 2 बच्चों को पाला। हमारी बेटी एमी अब मुंबई में रहती है, टेक्नोलॉजी में काम करती है, साल में अगर किस्मत से 2 बार आती है। हमारा बेटा देव 8 साल पहले कैंसर से चला गया। वह 34 साल का था। उस नुकसान ने ममता और मेरे लिए सब कुछ बदल दिया, लेकिन हमने इसे सहन कर लिया। कम से कम मैंने सोचा कि हमने किया। मेरी माँ दादी दुर्गा 85 साल की हैं। अपनी जिंदगी के अधिकतर हिस्से में वे तेज तर्रार रही हैं, लेकिन लगभग 2 साल पहले हमने कुछ बदलाव देखना शुरू किया। वे अपनी चाबियां रखकर भूल जाती थीं। मुझे मेरे पिता के नाम से बुलाती थीं। एक बार उन्होंने चूल्हा जलाकर छोड़ दिया और अपने अपार्टमेंट में आग लगने के कगार पर थीं। डॉक्टर ने कहा कि यह शुरुआती चरण का डिमेंशिया है, गंभीर नहीं, लेकिन यह वहां था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह अभी भी बातचीत कर सकती थीं, अपनी अधिकांश जिंदगी याद रख सकती थीं, हम सभी को पहचान सकती थीं, लेकिन उन्हें देखभाल की जरूरत थी। वह अकेले नहीं रह सकती थी। एमी उन्हें नहीं रख सकती थी। मुंबई महंगा है, उसका अपार्टमेंट छोटा है, और सच कहूं तो वह कभी भी मेरी मां के करीब नहीं रही। सालों पहले किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ था, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। तो पिछले अक्टूबर में ममता और मैंने मिलकर फैसला किया, या मैंने सोचा कि हमने किया। हम मां को अपने साथ रखने का निर्णय लेते हैं। हमारे पास जगह है। मैं सेवानिवृत्त हूं, पूरे दिन घर पर। ममता पार्ट टाइम बुककीपर के रूप में काम करती है, सिर्फ 3 दिन। ये समझदारी लगती थी। मुझे याद है उस बारिश भरे मंगलवार की सुबह का बातचीत का पल। ममता अखबार पढ़ रही थी, अपनी चाय पी रही थी। मैंने इस बारे में बात की। मुझे लगता है मां को हमारे साथ आ जाना चाहिए, मैंने कहा। वह अब अकेले नहीं रह सकती, और मैं नहीं चाहता कि वह किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां उनकी परवाह नहीं की जाती। ममता ने अखबार से नजरें हटाई। उसकी पढ़ाई की चश्मा नाक पर था। उस समय उसके चेहरे पर एक सोचने वाली अभिव्यक्ति थी। क्या तुम सुनिश्चित हो राधेश्याम? ये एक बड़ा वादा है। तुम्हारी मां कभी कभी मुश्किल हो सकती है। वह मेरी मां है, मैंने कहा। उसने मेरी पूरी बचपन की देखभाल की। अब मेरी बारी है। ममता ने धीरे से अखबार को मोड़ा। ठीक है, उसने कहा, अगर यही तुम चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें प्राथमिक देखभाल करता बनना होगा। मेरे पास मेरा काम है, मेरी किताबों की क्लब है, मेरी योग कक्षाएं हैं। मैं हर समय यहां नहीं रह सकती। मुझे पता है, मैंने कहा। मैं देख लूंगा। समझने के लिए धन्यवाद। उसने मुस्कुराई। वह मुस्कान जिसे मैंने 4 दशकों में हजारों बार देखा था। गर्म सहायक, एक साथी की मुस्कान जो हमेशा आपके साथ होती है। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, क्या मैंने कभी उस मुस्कान के पीछे का सच देखा था? मां नवंबर के पहले हफ्ते में आई, ठीक रिमेम्बरेंस डे के बाद। हमने उसके लिए अतिरिक्त कमरे को तैयार किया, जो पहले देव का कमरा था। ममता ने मुझे फर्नीचर स्थानांतरित करने में मदद की, नई पर्दे चुनने में और उसे आरामदायक बनाने में। हमने मां की पसंदीदा कुर्सी, उसके फोटो एल्बम और उसका टेलीविजन लाया। वह खुश लग रही थी, कभी कभी उलझन में, लेकिन खुश। वह उस कुर्सी में बैठकर गेम शो देखती, जेपडी के जवाब देती, व्हील ऑफ फॉर्चून पर हंसती। पहले कुछ हफ्ते अच्छे थे। मैं हर सुबह हमारे तीनों के लिए नाश्ता बनाता। मां के लिए उपमा, ममता के लिए पराठे और मेरे लिए अंडे। हम साथ में खाते, आने वाले दिन के बारे में बातें करते। मां कभी कभी एक ही कहानी को एक भोजन में 2 बार बताती, लेकिन यह ठीक था।
मैं उसे पहले बार की तरह सुनता। नाश्ते के बाद ममता अपने बुक कीपिंग के काम पर जाती और मैं मां के साथ समय बिताता। हम क्रॉसवर्ड पहेलियां करते, पुराने फिल्में देखते। कभी कभी वह मुझे अपनी बचपन की बातें बताती, बातें जिन्हें मैंने भूल गया था या कभी नहीं जानी। वे अनमोल क्षण थे। लेकिन फिर दिसंबर के मध्य में चीजें बदलने लगीं। ये पहले तो बहुत सूक्ष्म था। मां अधिक थकी हुई लगने लगीं। वह सुबह देर तक सोती रहती, कभी कभी 10, साढ़े 9 या 11 11 बजे तक उठती। मैंने सोचा कि शायद यह बदलाव उनके लिए कठिन था। शायद उन्हें समायोजित करने के लिए समय चाहिए था। लेकिन फिर मैंने देखा कि वह उतना नहीं खा रही थीं। वह अपने उपमा को कटोरे में घुमाती, कुछ कौर लेती, कहती कि वह भूखी नहीं है। उनका वजन कम होने लगा, नाटकीय रूप से नहीं, लेकिन इतना कि मैं उनके चेहरे, उनकी हाथों में देख सकता था, और वह डर गई लग रही थीं। यही एक शब्द है। वह कभी कभी ममता के कमरे में आने पर चौंक जाती थीं। वह चुप हो जाती, अपने हाथों की ओर देखती। अगर ममता उनसे कोई सवाल पूछती तो मां छोटी आवाज में जवाब देती, लगभग जैसे कोई बच्चा डांट खा रहा हो। यह उनका स्वभाव नहीं था। मेरी मां हमेशा दृढ़ नायक, राय रखने वाली और अपनी बात कहने से कभी डरती नहीं थीं। अब जो नई रूप में वह थीं, यह संकोचशील, दूर रहने वाली महिला। मुझे चिंता होने लगी। एक शाम दिसंबर के अंत में मैं रसोई में रात का खाना बना रहा था। ममता अपनी किताबों की मंडली में थी। दादी दुर्गा अपने वॉकर के सहारे धीरे धीरे रसोई में आईं और टेबल पर बैठ गईं। उन्होंने कुछ समय तक मुझे सब्जियां काटते हुए देखा, फिर धीरे से बोली, राधे श्याम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं? बिल्कुल दादी, क्या है? उन्होंने संकोच करते हुए अपनी गोद में हाथ घुमाए। क्या ममता, क्या वो चाहती है कि मैं यहां रहूं? मैंने चाकू नीचे रखा और उनकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? बिल्कुल चाहती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं पता, दादी ने कहा। उनकी आवाज छोटी थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं रास्ते में आ रही हूं, जैसे वो चाहती हूं कि मैं यहां ना होती। दादी, ये सच नहीं है, मैंने कहा, उनके पास जाकर बैठते हुए। ममता ने तुम्हें यहां रखने के लिए कहा है। वो तुम्हें यहां चाहती है, तुम्हारा परिवार। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, मेरे पेट में एक छोटी सी गांठ महसूस हुई। क्या ममता दादी के प्रति ठंडी हो रही थी? मैंने पिछले कुछ हफ्तों के बारे में सोचा। ममता थोड़ी दूर थी, शायद रूड नहीं, लेकिन गर्मजोशी से भी दूर। वो दादी से छोटे वाक्यों में बात करती, सवालों का जवाब हां या नहीं में देती, अपना अधिकांश समय हमारे कमरे में या अपनी गतिविधियों में बिताती। मैंने इसे समायोजन पर छोड़ दिया। वर्षों बाद जब घर में एक और व्यक्ति होता है तो उस पर ढलना थोड़ा समय लेता है ना? वो बस व्यस्त है दादी, मैंने कहा, उनके हाथ पर हाथ रखते हुए। उसके काम और समूहों में बहुत कुछ चल रहा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दादी ने सिर हिलाया, लेकिन वो यकीन नहीं कर रही थी। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो। वह बातचीत मेरे मन में अटकी रही। मैंने और ध्यान देना शुरू किया, और जितना देखा उतना ही ममता की असहिष्णुता देखी। जब दादी धीरे धीरे चलती, जब दादी कुछ दोहराने के लिए कहती, तो वो भारी सांस लेती, और वो कसी हुई मुस्कान जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। मैंने खुद से कहा कि मैं चीजें सोच रहा हूं, कि ममता सिर्फ तनाव में है, कि मैं अधिक संवेदनशील हो रहा हूं। फिर वो सुबह आई जब मैंने दादी के हाथ पर चोट देखी। यह जनवरी की शुरुआत थी, एक मंगलवार की सुबह। मैंने सुबह जल्दी उठकर ड्राइववे से बर्फ हटाई। जब मैं अंदर आया, ठंडा और पसीने से तर, मैंने दादी के कमरे में देखा। वो बिस्तर पर थीं, जो असामान्य था। वो हमेशा जल्दी उठती थीं, यहां तक कि जब उन्हें भूलने की बीमारी थी। मैंने धीरे से उनके दरवाजे पर खटखटाया। दादी, क्या आप जागी हैं? अंदर आओ राधेश्याम। उनकी आवाज कमजोर और थकी हुई थी। मैंने दरवाजा खोला। वो बिस्तर पर बैठी थीं, थकी हुई। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उनका बाल, जो सुबह के इस समय पर आमतौर पर व्यवस्थित होता था, बिखरा हुआ था। क्या आप ठीक हैं? मैंने पूछा, उनके बिस्तर के किनारे बैठते हुए। बस थकी हुई हूं बेटा, अच्छी नींद नहीं आई।
क्या मैं तुम्हारे लिए बिस्तर में नाश्ता लाऊं? मैं तुम्हारे लिए कुछ दलिया बना सकती हूं। यह बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा। शायद थोड़ी देर में। उन्होंने अपने चेहरे से बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी मैंने देखा उनके कोहनी के नीचे एक चोट थी, गहरा बैंगनी, एक अंगूठे के निशान के आकार का। असल में कई अंगूठे के निशान, जैसे किसी ने उनके हाथ को जोर से पकड़ा हो। दादी, मैंने कहा धीरे से, उनका हाथ लेते हुए। यहां क्या हुआ? क्या आप गिरी? उन्होंने अपना हाथ तुरंत खींच लिया, उसे कंबल के नीचे छुपाते हुए। कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। कल दरवाजे के फ्रेम से टकरा गई थी। तुम जानते हो मैं कितनी बेतुकी हूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने मेरी आंखों से नजर नहीं मिलाई, उसने अलार्म बजा दिया। दादी, क्या आप सुनिश्चित हैं? ये तो मैं ठीक हूं राधेश्याम, उन्होंने और दृढ़ता से कहा। सच में, चिंता मत करो। मैं और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वो इतनी थकी और नाजुक लग रही थी, मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाऊंगा, तुम आराम करो। मैं नीचे गया, मेरा मन तेजी से चल रहा था। ऐसी चोट दरवाजे के फ्रेम से टकराने से नहीं आती, मैं जानता था। मैंने खेलते समय छोटिल बच्चों को देखा था, बच्चों को जो किसी अन्य तरीके से चोटिल हुए थे। लेकिन दादी 85 साल की थीं और उन्हें भूलने की बीमारी थी। यह संभव था कि वो गिरीं और सही से याद नहीं कर पा रही थीं। यह भी संभव था कि उन्होंने खुद को किसी तरह से पकड़ लिया हो। शायद मैं अधिक प्रतिक्रिया दे रहा था। ममता रसोई में काम के लिए तैयार होकर आई, अपने ट्रैवल मग में कॉफी डालते हुए। सुबह, उसने कहा मुझसे नजरें चुराते हुए। क्या तुम्हारी मां जाग गई है? हां, वो जाग गई हैं, लेकिन थकी हुई हैं। कह रही हैं कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आई। ममता ने अपने फोन पर देखा। ठीक है, मैं जा रही हूं। पूरे दिन मेरी अपॉइंटमेंट है। फ्रीज में रात के खाने के लिए बची हुई लाजान्या है। ममता, रुको, मैंने कहा। क्या तुमने दादी के हाथ पर कोई चोट देखी है? उनके हाथ पर? उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा बेजान था। चोट? नहीं। क्यों? उनके कोहनी के नीचे एक चोट है। ऐसा लगता है जैसे वो गिरी हों या किसी चीज से टकराई हों। मैं बस जानना चाहता था कि क्या तुमने कुछ देखा है? ममता ने कंधे उचका दिए। वो बूढ़ी हैं राधेश्याम। बूढ़े लोग जल्दी चोटिल होते हैं। शायद उन्हें याद भी नहीं है कि यह कैसे हुआ। उसने अपनी चाबियां उठाईं। मुझे सच में जाना है, शाम को मिलते हैं। और वो चली गई। मैं रसोई में एक लंबे पल तक खड़ा रहा, उस दरवाजे की ओर देखते हुए जिस दरवाजे से वो अभी गई थी। कुछ सही नहीं लग रहा था। मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। मैंने दादी के लिए दलिया बनाया, उसे उनके कमरे में ले गया। देखा कि उसने कुछ कौर खाने के बाद कहा कि वह भर गई है। वह बिस्तर में इतनी छोटी, इतनी कमजोर लग रही थी। अगले कुछ हफ्तों में मैं हर चीज के प्रति बहुत जागरूक हो गया। मैंने मां को ध्यान से देखा, मैंने ममता को भी ध्यान से देखा, और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे रक्त को ठंडा कर दिया। और भी चोटें उभर आईं, एक मां के कंधे पर, एक उसकी कूल्हे पर। मां हमेशा एक सफाई पेश करती थी। वह गिर गई थी, वह किसी चीज से टकराई थी, वह बस थोड़ी लापरवाह थी। लेकिन उसकी सफाई अस्पष्ट, असुरक्षित थी, जैसे वह खुद भी निश्चित नहीं थी। और ममता के प्रति उसकी भयावहता बढ़ती जा रही थी। अगर ममता घर में होती तो मां अपने कमरे में रहती। अगर ममता उस लिविंग रूम में आती जहां मां टीवी देख रही थी, तो मां तनाव में आ जाती, चुप हो जाती, खुद में सिमट जाती। एक बार मैं रसोई में गया और देखा कि ममता मां के ऊपर खड़ी है, जो टेबल पर बैठी थी। ममता धीमी आवाज में बोल रही थी, इतनी कम कि मैं सुन नहीं सका, लेकिन उसके चेहरे पर कठोर, ठंडी अभिव्यक्ति थी। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा तुरंत एक मुस्कान में बदल गया। बस आपकी मां को उनकी दवा लेने की याद दिला रही थी, उसने खुशी से कहा। लेकिन मां के हाथ तब कांप रहे थे जब उसने अपनी गोली की बोतल उठाई। मैं सोने की नींद खोने लगा। रात दर रात मैं ममता के बगल में बिस्तर पर लेटा, उसकी सांसें सुनता, ये सोचता कि मेरे घर में क्या हो रहा है। ये सोचता कि मेरी पत्नी, जिस महिला के साथ मैंने 40 साल बिताए, जिस महिला के साथ मैंने बच्चों की परवरिश की, वह मेरी मां को नुकसान पहुंचा रही है।
यह असंभव, पागलपन जैसा लगता था। ममता हिंसक व्यक्ति नहीं थी। उसने कभी भी किसी के प्रति हाथ नहीं उठाया था जब से मैं उसे जानता हूं। लेकिन सबूत वहां था। चोटें, भय, मां की डिटीरियरेटिंग स्थिति। मैंने ममता का सामने से सामना करने के बारे में सोचा, उससे सीधे पूछने के बारे में कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं क्या कहता? क्या आप मेरी मां को नुकसान पहुंचा रही हैं? वह इनकार कर देगी। वह ऑफेंडेड हो जाएगी। वह मुझे पागल महसूस कराएगी कि मैंने ऐसा सुझाव दिया। और अगर मैं गलत था, अगर मैं केवल पैरानॉइड था, तो यह हमारी शादी को नष्ट कर देगा। 40 साल का विश्वास एक ऐसी आरोप पर चला जाएगा जिसे मैं साबित नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं सही था, तो मुझे सबूत चाहिए था। मुझे यह देखना था कि जब मैं वहां नहीं था, जब मैं सो रहा था, तब क्या हो रहा था। क्योंकि मैंने कुछ और भी देखना शुरू कर दिया था। मां की स्थिति हमेशा सुबह में ज्यादा खराब लगती थी, और थकी हुई, और अधिक चोटों के निशान, अधिक डरी हुई, जैसे रात को कुछ हो रहा था। तभी मैंने कैमरा लगाने का फैसला किया। मुझे इससे गर्व नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो लोगों पर नजर रखता है, जो अपने घर में छुपे हुए निगरानी कैमरे लगाता है। यह गोपनीयता, विश्वास का उल्लंघन जैसा महसूस होता था। लेकिन मैं अपनी मां के बारे में, उसके डरे हुए चेहरे के बारे में, उन छोटों के बारे में सोचता रहा। और मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है। मुझे सच जानना था। मैं दिल्ली के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में गया। वहां काम कर रहे युवा से कहा कि मैं घर की सुरक्षा के लिए एक छोटा कैमरा चाहता हूं। उसने मुझे कई विकल्प दिखाए। मैंने एक ऐसा चुना जो बहुत छोटा था, आसानी से छिपाया जा सकता था, रात में देखने की क्षमता थी, और मेमोरी कार्ड पर घंटों तक रिकॉर्ड कर सकता था। इसकी कीमत मुझे 15 से ज्यादा हजार रुपये पड़ी। मैंने नकद भुगतान किया। नहीं चाहता था कि यह हमारे संयुक्त क्रेडिट कार्ड के विवरण में दिखे। मैंने इसे घर लाया और सही पल का इंतजार किया। एक बुधवार की दोपहर, ममता काम पर थी। मां सो रही थी। मैं मां के कमरे में गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने कैमरा छिपाने के लिए अच्छे स्थान की तलाश की। इसे मां के बिस्तर का स्पष्ट दृश्य मिलना चाहिए था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होना चाहिए था। मैंने अंततः उसके बिस्तर के सामने की किताबों की अलमारी पर फैसला किया। मैंने कैमरे को मां और पिताजी की 40वीं शादी की सालगिरह की तस्वीर के पीछे रखा। मैंने कोण को समायोजित किया। लेंस बहुत छोटा था, मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अगर आपको पता नहीं होता कि यह वहां है, तो आप इसे कभी नहीं देख पाते। मैंने इसे चालू किया, इसे गति सक्रिय रिकॉर्डिंग पर सेट किया और कमरे से बाहर निकल गया। फिर मैंने इंतजार किया। उस रात के खाने में मैं मुश्किल से खा सका। ममता अपने काम के दिन के बारे में बात कर रही थी। किसी ग्राहक की किताबों में कुछ समस्या थी। मां अपने खाने को देख रही थी। मैंने दोनों को देखा। मेरा पेट मरोड़ रहा था। रात के खाने के बाद हम सब ने लिविंग रूम में कुछ देर टीवी देखा। रात 9 बजे मां ने कहा कि वह थकी हुई है और बिस्तर पर जाना चाहती है। मैंने उसकी कमरे में मदद की, यह सुनिश्चित किया कि उसके पास सब कुछ है। शुभ रात्रि मां, मैंने उसके माथे पर चुंबन करते हुए कहा। अच्छी नींद लेना। शुभ रात्रि बेटा, उसने कहा। वह थकी हुई लग रही थी। मैंने उसका दरवाजा बंद किया और नीचे वापस चला गया। ममता और मैंने समाचार देखा। फिर रात 11 के आसपास खुद भी बिस्तर पर चले गए। मैं अंधेरे में लेटा था, ममता मेरे पास, इंतजार करते हुए, सुनते हुए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सुनने की उम्मीद कर रहा था। कदमों, आवाजें, लेकिन घर शांत था। शायद मैं अंततः सो गया, क्योंकि अगली बात जो मुझे पता थी वह मेरी अलार्म बज रही थी। सुबह 6 बजे। मैंने सावधानी से उठकर ममता को जगाना नहीं चाहता था। नीचे गया, कॉफी बनाई। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने इसे डाला। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे उस कैमरे की जांच करनी थी, लेकिन मैं उस पर जो भी पाया उससे डरता था। मैंने ममता के काम पर जाने का इंतजार किया, जो सुबह 8 बजे थी। फिर मैं मां के कमरे में गया। वह अभी भी सो रही थी, धीरे धीरे सांस ले रही थी। मैंने चुपचाप तस्वीर के पीछे से कैमरा निकाला और अपने ऑफिस ले गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मैंने मेमोरी कार्ड अपने कंप्यूटर में डाला।
वीडियो प्लेयर खुल गया। रिकॉर्डिंग पिछले रात 11 से 43 बजे शुरू हुई थी। कमरे में हलचल के कारण मैंने प्ले बटन दबाया। पहले सिर्फ ममता सो रही थी। रात की रोशनी ने सब कुछ हरे रंग में रंग दिया। मैं देख सकता था कि उसकी छाती चादर के नीचे शांति से उठ रही थी और गिर रही थी। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। मुझे बेवकूफी लगने लगा। मैं क्या देखने की उम्मीद कर रहा था। फिर 12-17 बजे टाइम स्टैम्प के अनुसार दरवाजा खुला। ममता कमरे में आई। उन्होंने अपनी नाइट गाउन पहनी हुई थी। चुपचाप चल रही थी। वो मां के बिस्तर के पास गईं और थोड़ी देर वहीं खड़ी रहीं, मां की तरफ देखते हुए। मैं देखता रहा, उलझन में। क्या वह सिर्फ मां का हालचाल जानने आई थी, यह सुनिश्चित करने कि वह ठीक हैं? फिर ममता ने झुककर मां के कंधे को जोर से हिलाया। मां जाग गईं, भ्रमित और अचंभित। मैं स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका कि वे क्या कह रही थीं। कैमरे की आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं मां के चेहरे को देख सकता था। डर, तुरंत, स्पष्ट डर। उन्होंने बैठने की कोशिश की, लेकिन ममता ने उन्हें फिर से नीचे धकेल दिया। फिर ममता ने मां से बात करनी शुरू की, उनके चेहरे के करीब झुककर, सीधे उनसे बात करते हुए। मैं सभी शब्द नहीं सुन सका, लेकिन कुछ टुकड़े सुनाई दिए। बोझ, मेरी जिंदगी को बर्बाद करना, उन्हें एक आश्रय में होना चाहिए, दयनीय। मां चुपचाप रो रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब ममता ने उन पर आरोप लगाए। ये 10 मिनट तक चलता रहा। 10 मिनट तक मेरी पत्नी ने मेरी मां को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, ऐसा कुछ कहा जो मैं पूरी तरह से सुन नहीं सका, लेकिन कल्पना कर सकता था। मां बस वहां पड़ी रहीं, रोती रहीं। जवाब नहीं दिया। बहुत भ्रमित और डरी हुई थीं कि अपनी रक्षा कर सकें। फिर ममता ने मां के हाथ को पकड़ा, उसी हाथ पर जहां मैंने ब्रूज देखा था। उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ा। उनकी उंगलियां मांस में गड़ गईं और मां को बिस्तर से आधा बाहर खींच लिया। मेरी बात सुनो, ममता ने फुसफुसाते हुए कहा, और यह मैंने स्पष्ट रूप से सुना। तुम इस बारे में राधेश्याम से कुछ नहीं कहोगी, एक शब्द भी नहीं। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम सबसे बुरे वृद्धाश्रम में पहुंच जाओगी। क्या तुम समझती हो? मां ने सिर हिलाया। सॉबिंग। ममता ने उन्हें फिर से बिस्तर पर धकेल दिया और कमरे से बाहर चली गईं। यह सब शायद 15 मिनट तक चला। वीडियो पर मैंने मां को चादरों के नीचे सिकुड़ते हुए देखा, तकिए में रोते हुए, अंधेरे में अकेली। मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा रहा, स्क्रीन को घूरते हुए। हिल नहीं सका, सांस नहीं ले सका। यह असली नहीं हो सकता। यह मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ममता, जिसके साथ मैंने 40 वर्ष बिताए। ममता, जिसने हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी मां का किरदार निभाया। ममता, जिसने देव के अंतिम संस्कार में मेरा हाथ थाम रखा था और कहा था कि हम किसी भी चीज से गुजरेंगे। लेकिन यह असली था। मैंने इसे होते हुए देखा। मैंने अपनी पत्नी को आधी रात को अपनी मां का अपमान करते हुए देखा, जब उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा। और अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। चोटें, डर, मां की डिटीरियरेटिंग स्थिति, वजन कम होना, थकावट। यह पहली बार नहीं था। यह हर रात हो रहा था, हफ्तों, शायद महीनों से। मैं नहीं जानता कि मैं वहां कितनी देर बैठा रहा। इतना कि मैंने मां को धीरे धीरे उठते हुए सुना। मैंने तुरंत वीडियो प्लेयर बंद किया, कैमरा अपने डेस्क के दराज में रखा और उनके पास गया। वह बाथरूम में थीं, धीरे धीरे दर्द से चल रही थीं। जब वह बाहर आईं और मुझे देखा तो वह चौंकी। कोई बात नहीं मां, मैंने धीरे से कहा। यह सिर्फ मैं हूं। चलो, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूं। मैं नाश्ता बनाऊंगा। ओटमील के साथ मैंने उन्हें ध्यान से देखा। वह पीली थीं, थकी हुई थीं, अपने खाने को मुश्किल से छू रही थीं। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझे पता है। मैं उन्हें गले लगाना चाहता था और वादा करना चाहता था कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं कर सका, अभी नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ममता का सामना बिना ठोस योजना के करता तो वह सब कुछ नकार देगी, किसी भी सबूत को नष्ट कर देगी, शायद मां को अयोग्य घोषित कराने की कोशिश भी करेगी ताकि उसकी बात का कोई महत्व न रहे। मुझे और सबूत चाहिए थे। मुझे सब कुछ दस्तावेज करना था और मुझे यह पता लगाना था कि मां को सुरक्षित कैसे रखना है और ममता को हमारे जीवन से कैसे बाहर निकालना है। मैंने कैमरा चालू रखा,
हर रात मैं सुबह मेमोरी कार्ड निकालता और वीडियो को अपने कंप्यूटर पर एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर में सहेजता। और हर रात वही होता। ममता तब तक इंतजार करती जब तक उसे लगता कि मैं सो गया हूं। फिर मां के कमरे में जाती। कभी कभी वह मां को मारती, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती, उसके हाथों को चुटकी भरती। कभी कभी वह बस वहां खड़ी रहती और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती, उसे नामों से बुलाती, उसे बताती कि वह बेकार है, कि उसने ममता की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। कभी कभी वह मां के गले में गोलियां डाल देती। सोने की गोलियां, मुझे लगता है, ताकि वह दिन के समय सुस्त रहे और कम परेशानी करे। मैंने सब कुछ दस्तावेज किया, 5 रातों का वीडियो सबूत। और हर सुबह मैं मां के साथ नाश्ते पर बैठता, मेरा दिल टूटता, यह दिखाते हुए कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक मामला बना रहा था। मैंने एक वकील को बुलाया, एक पारिवारिक कानून की वकील, जिसका नाम सारा चेन था, जिसे एक पूर्व सहयोगी ने सिफारिश की थी। मैं उनसे निजी तौर पर मिला, अपने लैपटॉप पर उनके कार्यालय में वीडियो दिखाए। उन्होंने उन्हें देखा। उनका चेहरा हर एक के साथ कठोर होता गया। जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मिस्टर वर्मा, यह बुजुर्गों का दुर्व्यवहार है, आपराधिक दुर्व्यवहार। आपकी पत्नी को इसके लिए जेल की सजा हो सकती है। मुझे अपनी मां को उससे दूर ले जाना होगा। मैंने कहा, सुरक्षित, कानूनी। मैं बस ममता को बाहर नहीं फेंक सकता, यह उसका घर भी है। मुझे डर था कि अगर मैं उससे सामना करूंगा तो वह मां को और ज्यादा चोट पहुंचाएगी। सारा ने सिर हिलाया। हम ये करेंगे। सबसे पहले तुम्हें आज अपनी मां को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, अगर संभव हो तो। उन चोटों का रिकॉर्ड बनाओ, उनकी तस्वीरें खींचो, एक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करो जिसमें लिखा हो कि ये शारीरिक अत्याचार के अनुरूप हैं। ये सब मिलाकर हमारे पास सब कुछ होगा जो हमें चाहिए। फिर हम पुलिस से संपर्क करेंगे। वे तुम्हारी पत्नी को घर से निकाल देंगे और उस पर मामला दर्ज करेंगे। तुम तुरंत एक रोकथाम आदेश के लिए आवेदन कर सकते हो। तुम्हारी मां सुरक्षित रहेगी। मैंने कहा, आज इस पर सामना करने का ख्याल, अपनी पूरी जिंदगी को तहस नहस करने का ख्याल बहुत डरावना था। सारा ने धीरे से कहा, जितना अधिक तुम इंतजार करोगे, तुम्हारी मां उतनी ही अधिक खतरे में है। मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन तुम्हें पता है कि क्या करना है। वह सही थी। मुझे पता था कि वह सही थी। मैं घर गया। ममता काम पर थी। मैंने मां से कहा कि मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं, बस एक चेकअप के लिए। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने उन्हें हमारे पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर पेटरसन के पास ले जाया, जिन्हें मैंने पहले से फोन करके स्थिति समझा दी थी। उन्होंने मां की पूरी तरह से जांच की, हर चोट और हर निशान का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने तस्वीरें खींची। उन्होंने मां से हल्के सवाल पूछे कि ये चोटें कैसे लगीं। पहले तो उन्होंने सामान्य अस्पष्ट उत्तर दिए, लेकिन फिर जब डॉक्टर पेटरसन ने धीरे से कहा, दादी दुर्गा, तुम यहां सुरक्षित हो, तुम मुझसे सच बता सकती हो, तो वह टूट गईं। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे ममता रात में उनके कमरे में आती थी, कैसे वह उन्हें मारती थी, मौखिक दुर्व्यवहार करती थी, धमकियां देती थी और उन्हें उन गोलियों को लेने के लिए मजबूर करती थी जो उन्हें पूरे दिन सोने पर मजबूर कर देती थीं। उन्हें मुझसे बताने में डर लगता था, क्योंकि ममता ने कहा था कि वह उन्हें भेज देगी। डॉक्टर पेटरसन ने इसका हर एक हिस्सा दर्ज किया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, राधेश्याम, मैं एक अनिवार्य रिपोर्टर हूं, मुझे इसे अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा, यह आपराधिक दुर्व्यवहार है। मुझे पता है, मैंने कहा, मैं भी यही चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यह बंद हो। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और वहीं से कॉल की। 1 घंटे के भीतर 2 पुलिस अधिकारी क्लिनिक में पहुंचे। उन्होंने हमारे बयान लिए। उन्होंने उन वीडियो को देखा जो मैंने अपने लैपटॉप पर सुरक्षित रखे थे। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट देखी। फिर उनमें से एक महिला अधिकारी, जिसे कांस्टेबल विलियम्स कहा जाता था, ने कहा, मिस्टर वर्मा, हम आपके घर जाएंगे और आपकी पत्नी को गिरफ्तार करेंगे। हमें आपके और आपकी मां के साथ स्टेशन पर औपचारिक बयान देने के लिए जाना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैंने मां को देखा, जो क्लिनिक की कुर्सी पर बैठी थी, छोटी, कमजोर और डरी हुई लग रही थी, लेकिन पहली बार हफ्तों में आशान्वित भी। हाँ, मैंने कहा,
हम तैयार हैं। पुलिस पहले मेरे घर गई। मैंने उन्हें अपना कुंजी दिया था। उन्होंने खुद को अंदर बुलाया और ममता को पाया, जो जल्दी काम से घर आई थी। मुझे नहीं पता उस क्षण में ठीक क्या हुआ, लेकिन अधिकारियों ने बाद में बताया कि उसने पहले सब कुछ से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं पागल हूं, कि मां बेतुकी बातें कर रही हैं। लेकिन जब उन्होंने उसे वीडियो दिखाए और मेडिकल सबूत के बारे में बताया, तो वह चुप हो गई। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया, उस पर हमला, वृद्ध दुर्व्यवहार और जबरन रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने उसे स्टेशन पर ले जाकर प्रक्रिया की और उसे हिरासत में रखा। इस बीच मां और मैं एक अलग पुलिस स्टेशन पर अपने बयान दे रहे थे। इसमें घंटों लगे। उन्होंने मां के साथ धैर्यपूर्वक पेश आए जब वह भ्रमित हो गईं या विवरण भूल गईं। उन्होंने मुझसे समय रेखा के बारे में पूछा कि कब मैंने पहली बार संदिग्धता महसूस की। जब हम खत्म हुए तो शाम हो गई थी। कांस्टेबल विलियम्स ने हमें घर ले जाया। ममता के बिना घर का माहौल अलग था, खाली, ठंडा, लेकिन महीनों में पहली बार सुरक्षित भी। मैंने मां के लिए रात के खाने के लिए सूप बनाया। हम चुपचाप खा रहे थे, दोनों थके हुए, जो कुछ हुआ उसे समझते हुए। धन्यवाद, मां ने धीरे से कहा जब मैंने उस रात उन्हें बिस्तर पर सुलाने में मदद की। धन्यवाद मुझे विश्वास करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। मुझे खेद है मां, मैंने कहा, और मैं अब रो रहा था। मुझे खेद है कि मैंने इसे पहले नहीं देखा। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा होने दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तुमने कुछ नहीं होने दिया राधेश्याम, तुमने इसे रोका। यही मायने रखता है। जो कानूनी प्रक्रिया उसके बाद हुई वह कठोर थी। ममता को जमानत पर रिहा किया गया, जिसमें संपर्क न करने का आदेश था, जिसका मतलब था कि वह मां या मुझसे करीब नहीं आ सकती। वह अपने बहन के साथ बार हेवन में रहने लगी। मैंने तुरंत तलाक के लिए आवेदन किया। उसने हर चीज के खिलाफ लड़ाई की। उसने वीडियो को अवैध बताने की कोशिश की कि मैंने उसकी निजता का उल्लंघन किया, लेकिन सारा, मेरी वकील, ने इसे जल्दी ही खारिज कर दिया। जब आप अपराध कर रहे हैं तो आप निजता का दावा नहीं कर सकते। आपराधिक मुकदमा 6 महीने बाद हुआ। राज्य के अभियोजक ने शानदार काम किया। एक महिला जिसका नाम जेनिफर कोवाल्स्की था, जिसने पूरे मामले के दौरान मां के प्रति इतनी इज्जत और गरिमा दिखाई। उसने अदालत में वीडियो, मेडिकल सबूत, मां की गवाही प्रस्तुत की, जिसे उसने अपने भ्रम और डर के बावजूद बहादुरी से दिया। मेरी गवाही, जो मैंने देखा वह। ममता के बचाव वकील ने मुझे प्रतिशोधी के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। दावा किया कि मैंने मां को ममता के खिलाफ मोड़ दिया कि वीडियो संदर्भ से बाहर थे। लेकिन बुजुर्गों के दुर्व्यवहार को संदर्भ से बाहर कैसे लिया जा सकता है? जूरी ने इसका अवलोकन किया। उन्होंने 3 घंटे से कम समय में विचार किया। सभी आरोपों पर दोषी। जज ने ममता को 18 महीने की सजा सुनाई, उसके बाद 3 साल की परिवीक्षा। वह फिर कभी कमजोर लोगों के साथ काम नहीं कर सकेगी। उसका आपराधिक रिकॉर्ड होगा अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए। हमारा तलाक उस समय अंतिम रूप दिया गया जब वह अपनी सजा काट रही थी। मुझे घर मिला, उसे कुछ नहीं। मुझे पैसे या संपत्ति की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ उसे अपने जीवन से निकालना चाहता था। मां ने मुकदमे के बाद 1 और साल मेरे साथ बिताया। एमी मुंबई से आई और वास्तव में मां से माफी मांगी कि जो भी वर्षों पहले उन्हें अलग कर गया था। उन्होंने फिर से एक दूसरे को माफ किया। यह देखना बहुत सुंदर था। मां की शारीरिक चोटें अपेक्षाकृत जल्दी ठीक हो गईं, लेकिन भावनात्मक आघात को ठीक होने में समय लगा। उसे रात में डरावने सपने आते थे। वह डर के मारे जाग जाती थी, सोचते हुए कि ममता घर में है। हमने उसे थेरेपी में डाला। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए विशेष देखभाल। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। वह फिर से मुस्कुराने लगी, अपने गेम शो पर हंसने लगी, अपनी कहानियां सुनाने लगी। लेकिन डिमेंशिया का प्रगति जारी रहा। वह कुछ ऐसा था जिसे हम रोक नहीं सके। अगले नवंबर में, ममता की गिरफ्तारी के 1 साल बाद, मां को और देखभाल की आवश्यकता थी जो मैं घर पर नहीं दे सकता था। हमने दिल्ली में एक शानदार सहायता निवास पाया जो डिमेंशिया की देखभाल में विशेष है। एमी ने मां को वहां ले जाने में मेरी मदद की। वहां का स्टाफ दयालु,
ध्यान देने वाला और चौकस है। मैं हर दिन उसे देखने जाता हूं। कुछ दिनों में वह मुझे पहचानती है, कुछ दिनों में नहीं, लेकिन वह सुरक्षित है। उसकी देखभाल की जा रही है। वह कभी डरती नहीं है। मैं अब 70 साल का हूं, पढ़ाई से रिटायर, अकेला एक बड़े से घर में रह रहा हूं। एमी अब अधिक बार आती है, हर कुछ महीने में, साल में 2 बार नहीं। हम इस सब में और करीब आ गए हैं। वह मुझे बताती है कि वह मुझ पर गर्व करती है कि मैंने दादी की रक्षा की, सही काम किया, भले ही यह कठिन था। ममता पिछले साल जेल से बाहर आई। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। मुझे परवाह नहीं। उसे मुझसे या मां से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। कभी कभी मैं उन 40 वर्षों के बारे में सोचता हूं जो हमने साथ बिताए। सोचता हूं कि क्या ऐसे संकेत थे जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा। सोचता हूं कि क्या वह हमेशा इस क्रूरता की सक्षम थी और मैंने कभी इसे नहीं देखा। या फिर क्या डेविड की मृत्यु के बाद कुछ उसमें टूट गया, कोई अंधेरा जो उस पर हावी हो गया और उसे उस व्यक्ति में बदल दिया जिसे मैं पहचान नहीं पाया। मुझे कभी नहीं पता चलेगा। और अब यह मायने नहीं रखता। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि मैंने अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास किया। मैंने संकेत देखे, भले ही मैं यह नहीं मानना चाहता था कि उनका क्या अर्थ है। मैंने कार्रवाई की, भले ही इसका मतलब मेरे विवाह, मेरे जीवन को नष्ट करना था, जैसा मैं जानता था। मैंने अपनी मां की रक्षा की जब वह खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रही थी। मैं यह कहानी साझा कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग एक महत्वपूर्ण बात समझें। बुजुर्गों का दुर्व्यवहार वास्तविक है। यह मेरे जैसे घरों में होता है, उन परिवारों में जो बाहर से सामान्य लगते हैं। यह उन लोगों के साथ होता है जो हमेशा खुद के लिए बोल नहीं सकते, जो कमजोर हैं, भ्रमित हैं, दूसरों की देखभाल पर निर्भर हैं। और यह अक्सर उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन पर हम कभी शक नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मेरी मां की तरह संकेत दिखाते हुए देखते हैं, जैसे कि बिना किसी कारण के चोटें, कुछ लोगों से डर, अलगाव, व्यवहार या स्वास्थ्य में अचानक बदलाव, कृपया इसे नजरअंदाज न करें। सवाल पूछें, जांच करें, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें। शिष्टता या विवाद के डर से आपको किसी की सुरक्षा की रक्षा करने से मत रोकें। सब कुछ दस्तावेज करें, तस्वीरें, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, सबूत बनाएं, वकीलों, डॉक्टरों, पुलिस से बात करें। हां, यह कठिन है। हां, यह रिश्तों को नष्ट कर सकता है। हां, लोग इनकार करेंगे और भटकेंगे और आपको पागल महसूस कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कमजोर व्यक्ति की सुरक्षा शांति बनाए रखने से अधिक महत्वपूर्ण है। यह दिखावे को बनाए रखने से अधिक महत्वपूर्ण है। यह सब कुछ से अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी मां अब सुरक्षित है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं रात को सोता हूं यह जानकर कि मैंने सही काम किया, भले ही इसके लिए मुझे मेरा विवाह और वह जीवन खोना पड़ा जो मैंने अपनी सेवानिवृत्ति में जीने की सोची थी। मैं इसे फिर से करूंगा, क्योंकि परिवार सिर्फ खून या विवाह प्रमाण पत्रों के बारे में नहीं है। यह उन लोगों की रक्षा करने के बारे में है जो खुद का रक्षा नहीं कर सकते। यह क्रूरता के खिलाफ खड़े होने के बारे में है, भले ही यह एक परिचित चेहरा हो। यह अंधकार में रोशनी चमकाने और जो कुछ वहां छिपा है उसे उजागर करने के लिए पर्याप्त बहादुर होने के बारे में है। यदि आप मेरी स्थिति में हैं, जहां आप संदेह करते हैं कि जिस पर आप ध्यान देते हैं उसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो कृपया कार्रवाई करें। मत रुकें। मत सोचें कि यह बेहतर होगा। यह अपने आप बेहतर नहीं होगा। मदद लें। वयस्क सुरक्षा सेवाओं, पुलिस, बुजुर्ग दुर्व्यवहार हॉटलाइन से संपर्क करें। भारत में हमारे पास संसाधन हैं। प्रत्येक राज्य में बुजुर्ग दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग तंत्र हैं, उनका उपयोग करें। और यदि आप इसे देख रहे हैं क्योंकि आप मेरी कहानी में खुद को देखते हैं, क्योंकि आप वही हैं जो चोटिल हो रहा है, तो कृपया जान लें, आप सुरक्षा के हकदार हैं। आप सम्मान के हकदार हैं। आप देखभाल के हकदार हैं। आपके साथ जो हो रहा है वह आपकी गलती नहीं है। आप बोझ नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिनकी गरिमा और मूल्य है। और ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे यदि आप किसी को बताने के लिए साहस पा सकें। जो कोई भी इस पूरी कहानी को सुन गया, उसका धन्यवाद।
सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप सोचते हैं कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो इसे साझा करें। बुजुर्गों के दुर्व्यवहार के बारे में बात करें। इसे अंधेरे में छिपा न रहने दें जहां यह फलता फूलता है। चौकस रहें, बहादुर बने, उस व्यक्ति बने जो बोलता है, क्योंकि चुप्पी दुर्व्यवहारियों की रक्षा करती है, सत्य पीड़ितों की रक्षा करता है, और अंततः सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण है।